सुनी है कि सफलता का रास्ता असफलता से होकर गुजरता है। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। और चलते हैं और फिर गिरते हैं, गिर के वापस उठते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं। नोट्स क्रेडिट गोज़ टू कलाम पब्लिकेशन और कलाम एकेडमी। हम अपने भारत का जो आधुनिक इतिहास है, ठीक है, आधुनिक इतिहास ये आज से इस कक्षा से प्रारंभ कर रहे हैं। अपन देखते हैं कहाँ तक मंजिलें लेके जाती हैं और कहाँ मंजिलें थम जाती हैं। ये कुछ चीज़ें मंजिलों पे छोड़ देना चाहिए। हम स्टार्ट करेंगे भारत में अंग्रेज़ों की आगमन से लेकर कि भारत में अंग्रेज़ों का किस प्रकार से आगमन होता है। सबसे पहले पृष्ठभूमि के बारे में अपन बात करते हैं तो ब्रिटेन में अपने प्रारंभिक व्यापारिक कंपनी थी जो आपके मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा स्थापित की जाती हैं 1599 में। कब की जाती है? 1599 में की जाती हैं ईस्वी में। और किसके द्वारा की जाती हैं? तो मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है ना। मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा आपके 1599 ईस्वी में एक अनुषंगी कंपनी थी, इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किसके द्वारा स्थापित की जाती है? एक अनुषंगी कंपनी की स्थापना होती है 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा। प्रारंभिक व्यापारिक कंपनी थी ये। राष्ट्राध्यक्ष या ब्रिटिश महारानी इस समय कौन थी? तो एलिजाबेथ थी। कौन थी? एलिजाबेथ थी, ठीक है ना। तो एलिजाबेथ इस समय क्या थी? आपकी महारानी थी, राष्ट्राध्यक्ष थी कहाँ की? ब्रिटिश की। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का फुल फॉर्म रहने वाला है ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक रॉयल ऑर्डर के माध्यम से 31 दिसंबर का वो दिन, वो हसीन दिन जो भारत के इतिहास में, भारत के 200 साल के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक रॉयल ऑर्डर के माध्यम से 21 दिसंबर 1600 को एक अधिकार पत्र प्रदान किया गया। एक अधिकार पत्र प्रदान किया गया किसे? EIC को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। भारत के साथ आपके व्यापार का अधिकार या पूर्व के साथ आपके व्यापारिक एक अधिकार। पूर्व के साथ यानी कि अपने क्या है, इंडिया के हिसाब से तो देखें तो ये ईस्ट में है, लेकिन इनके तो इंडिया के हिसाब से तो देखें तो ये वेस्ट है, लेकिन ये अपने ईस्ट के लिए यानी कि पूर्व के साथ। पूर्व में कौन है? हम हैं, एशिया वाले हैं, ठीक है ना। तो ट्रेड मोनोपोली है 15 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए आपके इन्हें एकाधिकार दिया जाता है ईस्ट साइड पे, यानी कि पूर्व के साथ व्यापारिक एक अधिकार दिया जाता है इनको, यानी कि भारत के साथ में व्यापार का अधिकार दिया जाता है। और ये अधिकार एक रॉयल ऑर्डर के माध्यम से एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा आपकी 31 दिसंबर 1600 को दिया जाता है। और ये इस समय आपके ब्रिटिश की महारानी थी, राष्ट्राध्यक्ष थी। इस समय अनुषंगिक आपकी कंपनी की स्थापना 1599 में EIC की स्थापना, जो आगे चलकर अपने EIC के नाम से जानी जाती है, अपन जानते इसे। तो ये इसकी स्थापना अपने देखे तो मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1609 में इसे जेम्स आपके फर्स्ट ने इसे असीमित आपके काल के लिए बढ़ा दिया था। तो 1600 के अपने 31 दिसंबर 1600 को तो अपने 15 वर्ष के लिए ये ट्रेड जो मोनोपोली थी ये 15 वर्ष के लिए थी, लेकिन 1600 अपने 9 में, कब? 1609 की बात है मेरे भाई। तो 1609 में आपके एक व्यक्ति हुए जेम्स, कौन हुए? जेम्स फर्स्ट। इस जेम्स फर्स्ट के द्वारा
असीमित काल के लिए इसे बढ़ा दिया था। तो पहले 10 साल के लिए थी, फिर इसे 1609 में आपके असीमित काल के लिए बढ़ाया गया। कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था? तो इस समय अकबरू था। कौन था? तो इस समय आपके अकबर था। कौन था? अकबर था। तो मुगल बादशाह था इस समय आपके अकबर। ठीक है। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट ने दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत आया। तो कैप्टन हॉकिंस है, ये दूत के रूप में आपके सूरत आता है। हॉकिंस आता है, जेम्स के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस या हॉकिंस कह दो, ये सूरत आता है। कहाँ आता है? सूरत आता है। मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। यहाँ से आगरा गया, मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने के लिए आगरा गया। हॉकिंस आया सूरत। जेम्स फर्स्ट के समय आया, 1608 ईस्वी में आता है। इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत आता है और मुगल सम्राट जहांगीर से मिलना आगरा चला गया। फिर हॉकिंस सूरत में आपके फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए सफल रहा था। फैक्ट्री खोलने के लिए सफल रहा था और ये कहाँ पर थी? सूरत में थी। तो सूरत में ये आपकी क्या करते हैं? फैक्ट्री डालने के लिए सफल हो जाते हैं अनुमति प्राप्त करने में। अन्य फैक्ट्रियाँ थी, अन्य फैक्ट्रियों में देखें तो 1651 में फोर्ट विलियम के द्वारा हुगली में, ठीक है ना, और 1698 में सुतानाटी, कालिकाता, गोविंदपुर का आपके अधिग्रहण। ठीक है। 1611 में मुस्लिपट्टनम, 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास, जो आपके हेड क्वार्टर था। ये मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज हेड क्वार्टर था, 1639 में स्थापित होती है ये फैक्ट्री। सूरत में आपने 1608 में हो जाती है और 1668 में होती है बॉम्बे में। कहाँ होती है? बॉम्बे में। तो 1651 में फोर्ट विलियम, 1698 सुतानाटी, कालिकाता, गोविंदपुर का अधिग्रहण, 1611 में मुस्लिपट्टनम, 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी कि मद्रास में ये हेड आपके क्वार्टर था। 1608 में सूरत और 1668 में बॉम्बे। कहाँ था? बॉम्बे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते अपन 18वीं शताब्दी का भारत देखते हैं। तो हमने ये चीज़ें देख ली हैं किस प्रकार से क्या है आपके 1599 के आसपास में कंपनी की स्थापना की जाती है। फिर आपके एलिजाबेथ के द्वारा, जो उस समय की आपके राष्ट्राध्यक्ष या फिर महारानी थी, उनके द्वारा आपके एक अधिकार दिया गया जो 15 वर्ष के लिए था। फिर आपके 1609 के बाद में जेम्स फर्स्ट के द्वारा, जो उस समय राष्ट्राध्यक्ष थे, उन राजा जी के द्वारा आपके असीमित काल के लिए इसे आगे बढ़ा दिया गया था। और कैप्टन हॉकिंस था, ये सबसे पहले सूरत आता है 1608-9 में और वहाँ पर भी आपकी फैक्ट्री लगाने में ये सफल होता है और फिर वह आगरा चला जाता है जहांगीर से मिलने के लिए। तो अब तक के लिए ये स्टोरी अपन ने देखी थी। इसके बाद में अपन देखते हैं, और हमने देखा था मुगल का शासक था अकबर। अब हम 18वीं शताब्दी का भारत देखते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र आपके क्षेत्रीय राज्यों में बिखर रहा था, क्योंकि उसकी अब केंद्रीय सत्ता थी इतनी मजबूत रही नहीं थी, और जो अपने सामंत थे, जो इनके साम्राज्य के अंदर जो क्षेत्र थे, धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने लगे थे। 1526 से लेकर 1707 तक परवर्ती मुगल साम्राज्य था, यानी कि उत्थान काल था उस समय। जब 1707 यानी कि औरंगजेब का जैसे ही मृत्यु होती, यहाँ पर 1526 से लगभग अपने बाबर से स्टार्ट करते हैं, और बाबर से लेकर अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, इनके द्वारा बहुत अच्छे से शासन निभाया जाता है। ठीक है ना। बाबर से शुरू होता है, हुमायूं भी आता बीच में, और शेरशाह सूरी भी चलता है बीच में। लेकिन ये समय था परवर्ती मुगल साम्राज्य, यानी कि उत्थान का काल था उनका। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह शासक बनते हैं, मुअज्जम के नाम से है ना वो, हाँ ठीक है, तो वो शासक बनते हैं 1707 में। 1857 तक जब क्रांति होती है, तो इसे पतन का काल मानते हैं अपन। किसका? ये टाइम है जो मुगल का साम्राज्य का उत्तरवर्ती काल है, जिसे पतन काल मानते हैं अपने मुगलों का। ठीक है। अवध, बंगाल, हैदराबाद राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। देखो, अवध भी था, बंगाल भी था, और आपके जो हैदराबाद हैं, ये सारे क्या पहले आपके मुगल प्रांत में थे। और इन प्रांतों के शासक शक्तिशाली और स्वतंत्र थे। इन प्रांतों के शासक थे ना, इन प्रांतों के शासक आपके शक्तिशाली और स्वतंत्र थे। इनके अवध के, बंगाल के, हैदराबाद।
पहले मुगल प्रांत थे और प्रांतों के शासक शक्तिशाली और स्वतंत्र थे। इन राज्यों के संस्थापक के बारे में बात करें तो संस्थापक में सबसे पहले अवध के बारे में बात कर लेते हैं। तो अवध के संस्थापक आपके शहादत खान थे। कौन थे? शहादत खान थे। शहादत खान इसके आपके संस्थापक थे अवध के। बंगाल के बारे में बात करें तो मुर्शीद कुली खान, मेरे साथ बोलिएगा, मुर्शीद कुली खान बंगाल के। हैदराबाद के थे आसफ जहां। कौन थे? आसफ जहां। आसफ जहां हैदराबाद, मुर्शीद कुली खान बंगाल, शहादत खान अवध। ठीक है। बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खान का शासन 1700 से लेकर 1727 के बीच में था। दीवान के रूप में आपके शासक थे। क्या थे? दीवान के रूप में शासक थे आपके सुजाउद्दीन। क्या है? सुजाउद्दीन 1727 से लेकर 1739 के बीच में। ठीक है ना। तो बंगाल के शासकों के बारे में बात करते हैं। संस्थापक आपके मुर्शीद कुली खान थे। दीवान के रूप में शासक थे 1700 से लेकर 1727 तक। 1727 से लेकर 1739 तक शुजाउद्दीन के बाद में आपके सरफराज थे। कौन थे? 1739 से लेकर 40 तक सरफराज थे। फिर अली वर्दी खान थे 1740 से लेकर 56 तक। 1740 से 56 तक अली वर्दी खान थे। फिर आपके सिराजुद्दौला बनते हैं 1756 से लेकर 1757 तक। और इनकी तो कहानी, सिराजुद्दौला की कहानी अली वर्दी खान तक, यहाँ से लास्ट में जब कहानी स्टार्ट होती है, बक्सर वगैरह जो युद्ध होते हैं उनसे संबंधित तो थे ही है। ठीक है सब। तो ये आपके बंगाल के शासकों के बारे में बात करते हैं। मुर्शीद कुली खान, शुजाउद्दीन, सरफराज, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला। EIC से ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत को लाभ भी मिलते हैं। एक कि विदेशी निवेशकों का भारत में आगमन होता है। जो विदेशी निवेश है, ये विदेशी निवेश क्या है? भारत में आगमन होता है। चलिए ठीक है। एक क्या है कि भारतीय जो सामान है, ये भारतीय सामान को खरीद कर विदेशों में बेचना। तो कोई ना कोई ऐसा हमें माध्यम मिला जो भारतीय जो सामान है, इस सामान को खरीद रहा है और विदेश में बेच रहा है। तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के रूप में उभरना। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय अगर किसी ने प्रसिद्धि दिलाई तो आपके EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिलाई जाती है। विदेशी निवेश का भारत में आगमन होता है। खरीद कर अपने विदेश में बेचना और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाना, ये सारे काम निकल के आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी शुद्ध व्यापारिक कंपनी थी 1600 से लेकर 1757 तक। बात अगर हम करते हैं 1600 से लेकर अपने 1757 तक, जब वो युद्ध नहीं हो जाते इम्पोर्टेंट वाले, उस तक ये क्या थे, यानी कि प्लासी के युद्ध तक की बात करें, प्लासी के युद्ध तक की बात करें तो शुद्ध व्यापारिक कंपनी थी। जब ये 1600 में आते हैं एलिजाबेथ के समय में, जब 15 साल की अपने गारंटी के साथ में आती है। राजनीतिक शक्ति मिलती है इसे प्लासी के युद्ध के बाद। कब मिलती है? प्लासी का जैसे युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद इसे राजनीतिक शक्ति मिलती है 1757 से लेकर जब तक 1857 की क्रांति नहीं हो जाती तब तक इसे राजनीतिक पावर मिलता है आपके। उसके बाद इससे भी राजनीतिक पावर धीरे धीरे विभिन्न चार्टरों के माध्यम से छीन लिया जाता है। मुगल शासक अकबर के द्वारा साम्राज्य के प्रांतों में विभाजित कर दिया। मुगल शासक अकबर के द्वारा साम्राज्य थे, उन साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। बंगाल में दोहरा शासन था। एक दीवान था, एक सूबेदार था। दीवान आपके राजस्व एकत्रित करने का अधिकारी होता था, वहीं सूबेदार सेना और आपके कानून और व्यवस्था अधिकारी होता था। दीवान क्या करता था? दीवान राजस्व संबंधित एकत्रित करता था एक तरफ, ठीक है, और सब करता था सूबेदार। सेना, कानून व्यवस्था, अधिकार, ये सारे काम करता था सूबेदार। तो बंगाल में दोहरा शासन था। साम्राज्यों को प्रांत में विभाजित अकबर ने कर दिया था। 1857 में प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला, जो अभी हम बात कर रहे थे, मैंने कहा इनसे कहानी इंटरेस्टिंग बनती है, तो सिराजुद्दौला पराजित हुआ और बंगाल में EIC का अधिकार हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का आपके स्थापित हो जाती है, अधिकार हो जाता है इनका। और 1757 से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक राजनीतिक शक्ति के रूप में आपके उभर कर सामने आई और यहाँ से राजनीतिक रूप से सफलता का इनके आपके बम बार देखे तो ये देखने को मिलता है। बंगाल के गवर्नरों के बारे में बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव हैं 1757 से लेकर 60 के बीच में है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर बोले
तो था वॉरेन हेस्टिंग। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है ना। फिर बंगाल में गवर्नर जो ये पद शायद समाप्त करके कहाँ लगा दिया जाता है, अपने इंडिया लेवल पे लगा दिया जाता है। तो बंगाल का अपने रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक अपने गवर्नर था। अंतिम गवर्नर आपके बंगाल का रहता है वॉरेन हेस्टिंग। 1753 का 73 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, आपको पता होगा, जिसमें ब्रिटिश जो आपकी संसद या सरकार द्वारा पारित होता है ये, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पर आपके शिकंजा कसने हेतु लाया जाता है। और व्यापारिक जो एकाधिकार है ये भारत में इनको दिया जाता है। उनको अपने ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित भारत संबंधी पहला कानून था। ब्रिटिश संसद ने अगर कोई पारित किया पहला कानून, जो ये आपके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ये रेगुलेटिंग एक्ट ये पहला ऐसा था जो भारत से संबंधित कानून लाने के लिए लाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, पहली बार कंट्रोल करने का प्रयास, क्योंकि अब क्या है, राजनीतिक एकाधिकार इनका, मतलब राजनीतिक रूप से ये सक्रिय हो चुकी थी। तो अब इस पर क्या है, आपके ज़रूरी है कि आपकी अब ब्रिटिश संसद के द्वारा आप इस पे कानून लाकर इसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये शासन लगाने लगी थी, ये राजस्व एकत्रित करने लग गई थी, तो इस पे पावर बहुत आ गए थे, तो ज़रूरी था क्या इस पे कंट्रोल किया जाए। बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है ना। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जो 1784 में आएगा। मेरी बात समझना कि देखो, गवर्नर जनरल था, गवर्नर का पहले पद था, उसे नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो अंतिम गवर्नर इस प्रकार से कौन बना अपना, जो हमने अभी देखा, वॉरेन हेस्टिंग। और अब क्या, गवर्नर जनरल बन जाते हैं, ठीक है ना। इस कारण से वो अंतिम रूप से आपके गवर्नर कहलाए थे। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात कर रहा था मैं ये। अब अपने बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में आता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई, तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसी के अंतर्गत आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने का काम करेगी। 1784 की बात कर रहे हैं हम आपके पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो इन दोनों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने का काम करती है। बंगाल में गवर्नर जनरल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं। और पूछ ले कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग ही थे। बंगाल पर नियंत्रण करने के लिए 1774 से लेकर 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनते हैं। राजस्व वसूली, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को आपकी जमींदारी, जो सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगाएगा उसी को जमींदारी मिलेगी। ये आपके राजस्व वसूली करने के लिए बात की गई थी। बंगाल पर नियंत्रण करने का काम कर रहे थे ये। लॉर्ड ऑफ आपके कॉर्नवालिस के बारे में बात करते हैं। तो पुलिस सेवा है ना, इस पुलिस सेवा का जनक माना जाएगा, सिविल सेवा का जनक माना जाएगा, ठीक है ना। तो पुलिस और सेवा आपके जो हैं, पुलिस और सिविल सेवा का जनक माना जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इन्हें आपके 1786 से लेकर 1793 तक के बीच में ये रहे थे। स्थायी बंदोबस्त लगाए थे इन्होंने भू राजस्व के रूप में। सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक मानेंगे हम कॉर्नवालिस को, याद रखना। लागू स्थायी बंदोबस्त था, इन्होंने लागू किया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस। ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर आपके लागू था। जो ब्रिटिश भारत था उसमें 19% भाग पर आपके लागू था ये। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आपके बनारस हैं। बनारस हो गया, उड़ीसा हो गया और बिहार बंगाल हो गए ये, ठीक है ना। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आपके बनारस में तो 19% तक आपके इसमें था। वसूली देखें तो 11 में से आपके 10वां भाग पर आपकी वसूली होती थी, ठीक है ना। चलिए ये बात निकल के आते हैं। अब अपन बात करते हैं सहायक संधि प्रणाली के बारे में। सहायक संधि प्रणाली के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली, इसके बारे में बात करते हैं। 1798 से लेकर 1805 के बीच में बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली। सहायक संधि प्रणाली का जनक
पूछ ले सहायक संधि प्रणाली का जनक कौन है, तो लॉर्ड आपके रिचर्ड वेलेजली हैं। 1798 से लेकर 1805 तक 1798 से लेकर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली जो सहायक संधि प्रणाली का जनक था। सहायक संधि जो प्रणाली थी इसका आपके जनक माना जाएगा किसे, लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली। ब्रिटिश भारत का साम्राज्यवादी का आपके विस्तार करना, ब्रिटिश भारत का जो ब्रिटिश भारत है इस ब्रिटिश भारत का साम्राज्यवादी विस्तार है, साम्राज्यवादी विस्तार करना, तो इसमें भूख थी क्या विस्तार करने की। मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय राज्यों के मध्य आपकी क्या है, इस संध्या करना। ब्रिटिश भारत की आपकी क्या है, साम्राज्यवादी विस्तार नीति को अपनाना। शर्त, रियासतों को राज्यों को आपके ईस्ट इंडिया कंपनी सेना रखनी पड़ेगी। क्या है कि भाई आपकी शर्तें थी कि भाई ये जो संध्या होगी ये संध्या किस आधार पर होगी, तो रियासत के राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रखनी पड़ेगी, विदेश नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, अन्य यूरोपियन राज्यों के साथ समझौता नहीं कर सकते थे। कि आप दूसरों के साथ में यार नहीं करोगे फिर समझौता, हमारे से कर रहे हो तो दूसरों से क्यों। दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट ही रखना पड़ता है, ठीक है ना, कि ब्रिटिश जो रेजिडेंट है ये रखना पड़ेगा। भारतीय राज्यों को अनुदान भरण पोषण देना आपके पड़ता था, भारतीय राज्यों को अनुदान या भरण पोषण देना पड़ता था, तो भारतीय राज्य अनुदान देते थे, भरण पोषण देना पड़ता था। दरबार पर ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था। अन्य यूरोपीय राज्यों के साथ में समझौता नहीं कर सकते थे, विदेश नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। रियासत के राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। सहायक संधि में आपकी ईस्ट इंडिया की कंपनी से सहायक संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सेना का विस्तार हो गया, सैन्य खर्च भारतीय राज्यों पर आपके डाल दिए गए। अब क्या भारतीय राज्य ये भुगतेंगे, क्योंकि ये तो क्या है सिर्फ आपके ऊपर छापरी काम करते थे, बिना लड़े राज्यों पर आपके नियंत्रण कर सकते थे इनके आधार पर। अन्य यूरोपीय कंपनियों की शक्ति को उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि ये बात सीधी कह दी कि भाई हम आ गए तो दूसरों को अलाउ मत करना। भारतीय राज्यों से विशेष व्यापारिक आपकी सुविधाएं लेना शुरू कर दिया गया, तो भारतीय राज्यों से विशेष व्यापारिक सुविधाएं लेना शुरू कर दिया था इनके द्वारा। सहायक संधि से भारतीय राज्यों को नुकसान क्या हुए, थॉमस मुनरो के अनुसार इस संधि के माध्यम से भारतीय राज्यों ने अपने स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, चरित्र और सुरक्षा के बदले अंग्रेजों के पास आपकी क्या है गिरवी रख दिया। जो इनका चरित्र था, प्रतिष्ठा थी, जो स्वतंत्रता थी, सब कुछ इन्होंने अपने क्या कर दिया, एक सुरक्षा के बदले अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिया था। राज्य की सेना का पतन हो गया था, क्योंकि राज्य पे अब सेना पे कंट्रोल किसका रह गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रह गया था। कर से राज्य दिवालिया हो गए थे, इतने कर लगा दिए गए थे, इतनी बुरी स्थिति हो गई थी आर्थिक व्यवस्था। सहायक संधि का आरंभिक प्रारूप आपके फ्रेंच गवर्नर डुप्ले के द्वारा तैयार किया गया। तो सहायक संधि उनका प्रारंभिक जो प्रारूप है ये फ्रेंच गवर्नर था डुप्ले के द्वारा आपके तैयार किया गया था। सहायक संधि करने वाले राज्य देखे तो सबसे पहले पर बात करते हैं 1798 और 1800 में हैदराबाद के द्वारा आपकी की जाती हैं। उसके बाद आपके मैसूर और तंजौर जो 1799 में करते हैं। अवध है जो 1801 में करता है। मराठा पेशवा जो आपके बेसिन की संधि होती है 1802 में, कब होती है 1802 में होती है आपकी मराठा पेशवा संधि। अवध 1801, मैसूर या तंजौर 1799, नागपुर में 1803, नागपुर का संबंध 1803 से रहने वाला है, नागपुर का संबंध 1803, ग्वालियर का संबंध 1804। तो हैदराबाद 1798, 1800, मैसूर तंजौर 1799, अवध 1801, मराठा पेशवा जो बेसिन की संधि के नाम से जान जाती है 1802, नागपुर 1803, ग्वालियर 1804। तो ये आपकी प्रमुख संधियाँ हो गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में बात करते हैं अब। लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, ये आपके बंगाल के गवर्नर जनरल रहे 1813 से लेकर 23 तक, 1813 से लेकर 23 तक रहे थे ये अपन, ठीक है। तो इसमें आपके प्रमुख शासन इसने प्रमुख प्रणाली शुरू करी थी, कौन सी, रेतवाड़ी प्रणाली थी। पूछ सकता है कि रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत कौन करता है, जो आपके 1820 में एक शुरू होती है रेतवाड़ी प्रणाली और 51% पर लागू हुई, 51% पर। और महलवाड़ी व्यवस्था थी 1822 में आती है, जो ये कुल भू राजस्व पर आपके 30% पर लागू थी। तो रेतवाड़ी तो 57 पे थी और महलवाड़ी आपके 1822 में 30% पर थी, ठीक है ना। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का संबंध रहेगा आपके रेतवाड़ी से प्रणाली से और महलवाड़ी से। फिर 1813 का चार्टर एक्ट आता है। ये 1713 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक शासन को आपकी
अवधि है 20 वर्ष तक और बढ़ा दिया गया। जो राजनीतिक शासन की अवधि 20 वर्ष तक बढ़ाएगा। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार ये समाप्त कर दिया गया। तो पूछ सकता है किस एक्ट के द्वारा, किस आपके चार्टर एक्ट के द्वारा एकाधिकार है जो भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त किया गया। तो 1813 का आपके चार्टर एक्ट था। इसके माध्यम से ईसाई जो मशीनरी थी उनको भारत पर वैधानिक रूप से आपको प्रचार करने के लिए छूट दी गई और शिक्षा पर 1 लाख रुपए का आपके खर्चा किया गया। जो अगला आएगा उस पर हम 10 लाख का रुपए खर्चा कर लेंगे। वर्तमान में 1 लाख रुपए दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्सेदारी आपके राजस्व में भारतीय का 10.5% आपकी होगा लाभ, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्सेदारी है राजस्व की भारतीय के आपके 10.5% का आपके क्या है लाभ। ये इस एक्ट के माध्यम से अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी या अन्य कंपनी भारत में आपके आकर व्यापार कर सकेगी। जो ईसाई आपकी मशीनरी है भारत में वैधानिक रूप से प्रचार करने के लिए छूट दी गई। और भारत में आपके ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण के 3 चरण रहते हैं। 3 चरणों में भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण के 3 चरण हुए 1757 से लेकर 1947 के बीच में। 1757 से जैसे प्लासी का युद्ध जीती है उसके बाद से लेकर 1947 जब तक भारत आज़ाद नहीं होता। तो सबसे पहले शोषण का अपने आधार चलता है वणिकवाद। क्या है वणिकवाद? 1757 से 1813 तक, जब तक चार्टर एक्ट नहीं आता तब तक। मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद 1853 से लेकर 1858, जब तक कि 1858 का आपकी का चार्टर अधिनियम नहीं आता। जब क्या है 1857 की क्रांति हो गई थी, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप 1858 का आता है, ठीक है ना। तो मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद। तीसरा है 1858 से लेकर 1947 तक वित्तीय पूंजीवाद। तो वणिकवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद और आपके वित्तीय पूंजीवाद। सबसे पहले वणिक आपके वाद के बारे में बात करते हैं। 1757 से लेकर 1813 तक आपके वणिकवाद चलता है। 1857 से लेकर 1813 तक वणिकवाद चलता है। ब्रिटेन है, ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत, राजस्व का निष्कासन, तैयार माल भारत से खरीदना, मसाले हस्तशिल्प ब्रिटेन में बेचना। ये आपके एक सर्कुलेशन चल गया था। ब्रिटिश से ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत, राजस्व का निष्कासन यानी कि तैयार माल है भारत में आपके बाहर से खरीदना, ठीक है, और मसाले हस्तशिल्प आदि ये ब्रिटिश में क्या है बेचना, ठीक है ना। तैयार माल तो खरीदा, मसाले वगैरह ये आपकी क्या है ब्रिटेन में बेचना। ये वणिकवाद था। 1813 तक चला था। 1757 में स्टार्ट हुआ था। मुक्त आपके व्यापारिक पूंजीवाद चला ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राजस्व में से आपके भारत में व्यापार, भारतीय राजस्व में जो भारतीय राजस्व था उसी से भारत में व्यापार स्टार्ट कर दिया था। 1813 में कच्चे माल की खरीद कर भारत से कृषि पर भार पड़ा और भारत में आपकी क्या है बिक्री कर दी, ठीक है ना। कच्चे माल की खरीद भारत से करते थे, कृषि पर भार बढ़ा और भारत में बिक्री करते थे। ये मुक्त आपके व्यापारिक पूंजीवाद हो गया जो 1800 आपके 13 से स्टार्ट होता है और 1858 तक चलता है। उसके बाद वित्तीय पूंजीवाद आता है। ब्रिटिश संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की आयातित सामान के लिए खरीदारों की नियुक्ति करना। जो ब्रिटिश सरकार के आयातित सामान है, इन आयातित सामान के लिए खरीदारों की नियुक्ति करना। और 1813 के माध्यम से आपके चार्टर एक्ट के माध्यम से 1 लाख रुपए का फंड जारी होता था। क्या 1 लाख रुपए का फंड जारी हुआ। तीनों कॉन्सेप्ट एक बार के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि वणिकवाद चलता है भाई 1757 से लेकर 1813 तक। वणिकवाद में आपकी क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर अपना एकाधिकार रखती थी और भारत में धन को ब्रिटेन में ले जाया जाता था। ये बात वणिकवाद में था। मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद में देखो तो मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद में कंपनी का एकाधिकार खत्म हुआ और भारत ब्रिटेन के सामान के लिए एक बाजार बन गया। भारत था ये ब्रिटेन के आपके सामान था उसके लिए एक बाजार बना। ये था आपके मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद जो 1858 से 1947 तक का काल था, ये आपके ब्रिटिश कंपनियों ने, ठीक है ना, ब्रिटिश कंपनियों ने भारत के रेलवे, खदान और बागानों में सीधा निवेश करना शुरू कर दिया था। ये आपका क्या था, सीधा निवेश स्टार्ट करना। प्रचार प्रसार के लिए ब्रिटिश सरकार इसने आयातित सामान के लिए खरीदारों की नियुक्ति करना, ठीक है, यानी कि निवेश करना, वित्तीय पूंजीवाद था, ठीक है। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 का एकाधिकार समाप्त करने का काम करता है और 1833 का जो एक्ट आता है चार्टर एक्ट,
इस एक्ट के माध्यम से आपकी कंपनी के व्यापारिक अधिकार हैं ये पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। पहले पूरी तरह समाप्त नहीं था, कुछ अधिकार दिए गए चीन और भारत के संदर्भ में। बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था। ये मैं चीज़ कह रहा था अभी। पहले तो गवर्नर था, उसे गवर्नर जनरल किया गया। फिर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे बदलकर क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल बनता है विलियम बेंटिक। कौन बनता है, विलियम बेंटिक बनता है, ठीक है ना, विलियम बेंटिक बनता है, विलियम, ठीक है, विलियम बेंटिक बनता है। ये बात याद रखना। चाय और चीन के साथ, चाय व चीन के साथ व्यापारिक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। चाय व चीन के साथ आपके था व्यापारिक अधिकार। कंपनी को इस एक्ट से आपके एक प्रशासनिक निकाय बना दिया था। क्या बना दिया था गया, प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, ठीक है ना। अगला अपन देखेंगे अगली क्लास में 1857 की क्रांति का होती है, 1857 का जो विद्रोह होता है उसके बारे में। तो इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।